नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे, जिसमें हर खबर है ज़रूरी और हर विश्लेषण है खास। बात करते हैं मुख्य सुर्खियों की। एक अध्ययन में कहा गया है कि लोगों के बढ़ते जीवन स्तर को समझने के लिए भारत में गरीबी मापने के मौजूदा तरीकों में बदलाव की सख्त ज़रूरत है। केंद्र सरकार ने शेरों के संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट लायन के लिए वित्त पोषण को मंजूरी दी। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक अतिक्रमण के आधार पर हाई कोर्ट के आदेश को रद्द किया। एक अध्ययन के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण वर्ष 2000 से हाई माउंटेन एशिया HMA में बाढ़ आने की घटना में वृद्धि हुई है। अहमदाबाद नगर निगम AMC अपने बजट में अलग जलवायु अध्याय शामिल करने वाला पहला शहरी स्थानीय निकाय बना। प्रधानमंत्री ने मोटापा कम करने के लिए खाद्य तेल की खपत में लोगों से 10% की कटौती करने का आह्वान किया है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और नजर डालते हैं आज की पहली मुख्य खबर पर। एक अध्ययन में कहा गया है कि लोगों के बढ़ते जीवन स्तर को समझने के लिए भारत में गरीबी मापने के मौजूदा तरीकों में बदलाव की सख्त जरूरत है। इस अध्ययन में गरीबी और असमानता में आए बदलावों पर प्रकाश डालते हुए 2022 से 2024 के घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण के आंकड़ों की तुलना 2011-12 के आंकड़ों से की गई है। चलिए सबसे पहले अध्ययन के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो यानी HCR में काफी सुधार हुआ है। 1.9 डॉलर PPP यानी क्रय शक्ति समता पर यह अनुपात 2011-12 में लगभग 12% था, जो घटकर 2023-24 में 1% हो गया है। आपको बता दें कि पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो HCR गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली आबादी का प्रतिशत है। दूसरा है सबसे गरीब परिवार यानी धनी परिवारों की तुलना में सबसे गरीब परिवारों के उपभोग व्यय में अधिक वृद्धि देखी गई है। इसके अलावा है तेंदुलकर और रंगराजन समिति की सिफारिशों के आधार पर मौजूदा गरीबी की रेखा। गरीबी की ये मापदंड अब पुराने हो चुके हैं, क्योंकि ये आज के गरीब परिवारों की वास्तविक स्थिति और उनके अभावों को सटीक रूप से नहीं दर्शाते हैं। चलिए अब गरीबी मापन की पद्धतियां समझ लेते हैं। पहला है निरपेक्ष गरीबी। बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक आवश्यक निश्चित आय सीमा पर आधारित गरीबी। विश्व बैंक के अनुसार निम्न आय वाले देशों के लिए 2.15 डॉलर प्रतिदिन, निम्न मध्यम आय वाले देशों के लिए 3.65 डॉलर प्रतिदिन है। दूसरा है सापेक्ष गरीबी। इसमें किसी व्यक्ति की आय की तुलना समग्र जीवन स्तर से की जाती है, साथ ही यह विकसित देशों में प्रचलित है। इसके अलावा है बहुआयामी गरीबी। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर शामिल हैं। ये कारक UNDP के बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी MPI पर आधारित हैं। और आखिरी है व्यक्तिपरक गरीबी। यह स्व मूल्यांकन के आधार पर तय होता है, जहां लोग रिपोर्ट करते हैं कि क्या वे गरीब महसूस करते हैं। इसका मापन व्यक्तिगत और सामाजिक अपेक्षाओं के आधार पर किया जाता है। विभिन्न पद्धतियों को समझने से गरीबी निवारण हेतु अधिक प्रभावी रणनीति बनाने में मदद मिलती है। इस अध्ययन में सापेक्ष गरीबी की 2 नई सीमाएं प्रस्तावित की गई हैं, जैसे कि उपभोग के 1/3 परसेंटाइल के आधार पर सापेक्ष गरीबी रेखा। इस पद्धति में सरकार की ओर से तय गरीबी रेखा की बजाय समाज के सबसे कम आय वाले 33% लोगों के व्यय को गरीबी का मापदंड बनाया जाता है। दूसरी आय के आधार पर सापेक्ष गरीबी रेखा। यूरोप में सभी व्यक्तियों की आय को क्रम में रखने पर जो मीडियन इनकम यानी मध्य आय निकलती है, उसके 60% से कम आय वाले व्यक्ति को गरीब माना जाता है। यदि इस पद्धति को भारत में लागू किया जाए तो 2023-24 में 16.5% आबादी इस सीमा से नीचे थी। खबर के अंत में नई गरीबी रेखा का महत्व भी जान लेते हैं। ये वर्तमान समय में गरीबों की वास्तविक स्थिति और उनके अभावों को ध्यान में रखते हुए अपडेटेड उपभोग पैटर्न को दर्शाती है। साथ ही ये सुनिश्चित करती है कि आर्थिक समृद्धि के साथ गरीबी रेखा अपने आप समायोजित होती रहे। इसके अलावा यह आधुनिक भारत में गरीबी का अधिक सटीक माप प्रदान करती है। चलिए बुलेटिन की अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने शेरों के संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट लायन के लिए वित्त पोषण को मंजूरी दी। केंद्र सरकार ने प्रोजेक्ट लायन के तहत लगभग 2,927.71 करोड़ रुपए के वित्त पोषण को मंजूरी दी है। इसमें गुजरात के जूनागढ़ जिले में एक नेशनल रेफरल सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ यानी NRCW की स्थापना करना भी शामिल है। चलिए नेशनल रेफरल सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ यानी NRCW के बारे में जान लेते हैं। इस केंद्र का उद्देश्य वन्य जीवों में बीमारियों की निगरानी करना है, खासकर उन बीमारियों की पहचान करना जो जानवरों से मनुष्यों में फैल सकती हैं। उदाहरण के लिए 2020 में बेबेसियोसिस के प्रकोप से गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में 23 शेरों की मृत्यु हो गई थी।
बेबीसियोसिस शेरों की लाल रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है। आपको बता दें कि NRCW का ध्यान 4 मुख्य सिद्धांतों पर होगा, जिनमें निगरानी, प्रतिक्रिया, रोकथाम और तैयारी या तत्परता शामिल है। इसकी नोडल एजेंसी केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण है। इसी के साथ आइए संरक्षण संबंधी प्रयास भी जान लेते हैं। प्रोजेक्ट लायन की बात करें तो इसकी शुरुआत 2020 में हुई थी। इसका उद्देश्य एशियाई शेरों के संरक्षण को बढ़ावा देना है। इसके तहत पर्यावासों के पुनरुद्धार के साथ साथ बेहतर निगरानी के लिए रेडियो कॉलर और कैमरों का उपयोग किया जा रहा है। एशियाई शेरों की संरक्षण स्थिति जाने तो इनकी IUCN स्थिति वल्नरेबल कैटेगरी में है तथा ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अनुसूची 1 और 4 में शामिल है। वहीं साइट्स में ये परिशिष्ट 1 में सूचीबद्ध है। शेरों के संरक्षण के लिए की गई अन्य पहलों की बात करें तो इसमें 2023 का इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस तथा ग्रेटर गिर कॉन्सेप्ट, जिसमें गिर राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य के अलावा शेरों के लिए नए पर्यावासों का निर्माण करना शामिल है। आपको बता दें कि बरदा वन्यजीव अभ्यारण्य शेरों के लिए दूसरे पर्यावास के रूप में उभरा है। चलिए अब शेर की विशेषताओं के बारे में जानते हैं। शेर घास भूमियों और मैदानों में झुंड बनाकर रहते हैं। खास बात यह है कि नर शेर गश्त लगाते हुए गंध की मदद से अपना इलाका निर्धारित करते हैं। वहीं मादाएं जीवन भर झुंड में साथ साथ रहती हैं, जबकि नर वयस्क होने पर झुंड से अलग हो जाते हैं। शेर प्रतिदिन 20 घंटे आराम करते हैं या सोते हैं और प्रायः रात में ही शिकार करते हैं। शेरों का कोई विशिष्ट प्रजनन काल नहीं होता है और उनकी गर्भधारण अवधि लगभग 100 से 119 दिनों की होती है। चलिए अगली खबर पर बढ़ने से पहले शेरों की 2 प्रजातियों यानी एशियाई शेर यानी पैंथेरा लियो पर्सिका और अफ्रीकी शेर यानी पैंथेरा लियो के बारे में जान लेते हैं। एशियाई शेर का आकार तुलनात्मक रूप से छोटा होता है और नर का वजन 350 से 450 पाउंड तक होता है। वहीं अफ्रीकी शेर का आकार तुलनात्मक रूप से बड़ा और नर का वजन 330 से 500 पाउंड तक होता है। एशियाई शेर का अयाल यानी मेन छोटा, विरल व गहरा होता है। वहीं अफ्रीकी शेर का अयाल भरा हुआ, लंबा व पूरे सिर को ढकने वाला होता है। बात करें त्वचा की तो एशियाई शेर की पेट के नीचे अतिरिक्त त्वचा होती है, वहीं अफ्रीकी शेर के पेट के नीचे अतिरिक्त त्वचा नहीं होती है। एशियाई शेर का झुंड छोटा होता है जिसमें आमतौर पर 2 से 5 मादाएं होती हैं। वहीं अफ्रीकी शेर का झुंड बड़ा होता है जिसमें अधिकतम 6 मादाएं होती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक अतिक्रमण के आधार पर हाई कोर्ट के आदेश को रद्द किया। आपको बता दें कि मान सिंह वर्मा मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी NCB को कथित रूप से अवैध तरीके से हिरासत में रखने के कारण आरोपी को मुआवजा देने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक अतिक्रमण यानी जुडिशियल ओवररीच का हवाला देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस आदेश को रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता किसी कोर्ट को अवैध तरीके से हिरासत में रखे गए व्यक्ति को मुआवजा दिलवाने का अधिकार नहीं देती है। चलिए अब खबर की बेहतर जानकारी के लिए न्यायिक सक्रियता और न्यायिक अतिक्रमण यानी जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल ओवररीच के बीच का अंतर समझते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि न्यायिक सक्रियता क्या है। यह वह स्थिति है जब अदालत नागरिक अधिकारों की रक्षा, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने और समाज में सुधार के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करती है। जनहित याचिका यानी PIL इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। वहीं दूसरी ओर न्यायिक अतिक्रमण न्यायिक सक्रियता का चरम रूप है। यह तब होता है जब अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्यपालिका या विधायिका के अधिकारों में हस्तक्षेप करती है, विशेष रूप से जब कोर्ट कानून बनाने या नीतियां निर्धारित करने लगती है तो यह एक गंभीर मुद्दा बन जाता है। इसके अलावा न्यायिक सक्रियता का आधार संविधान की व्याख्या करने का सर्वोच्च अधिकार न्यायपालिका के पास होता है, जिसमें न्यायिक समीक्षा के माध्यम से अदालतें असंवैधानिक प्रावधानों को रद्द कर सकती हैं, जैसे अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत कोर्ट मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए आदेश पारित कर सकती है। इसके विपरीत न्यायिक अतिक्रमण का आधार यह है कि जब अदालत नीतियां बनाने या कानून निर्माण में सीधे हस्तक्षेप करती हैं तो यह एक प्रकार से शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन माना जाता है, खासकर जब अनुच्छेद 142 का उपयोग गैर जरूरी मामलों में हो।
इसके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरणों में न्यायिक सक्रियता के तहत विशाखा बनाम राजस्थान राज्य 1997 का मामला शामिल है, जहां कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिशा निर्देश जारी किए थे, और मेनका गांधी बनाम भारत 1978 में कोर्ट ने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की व्याख्या की थी। हालांकि न्यायिक अतिक्रमण के संदर्भ में श्याम नारायण चौकसे बनाम भारत संघ 2018 का मामला देखा जा सकता है। इसके अलावा राष्ट्रीय व राज्य हाईवे के पास शराब बेचने पर प्रतिबंध लगाना न्यायिक अतिक्रमण का एक उदाहरण माना गया है। इसीलिए निष्कर्षतः अदालत का मुख्य काम कानून की रक्षा करना है, लेकिन जब वह खुद कानून बनाने लगे तब सतर्क हो जाना आवश्यक हो जाता है। न्यायपालिका को संविधान में निर्धारित शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का पालन करते हुए न्यायिक संयम बनाए रखना चाहिए। जैसा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था, न्यायिक सक्रियता और न्यायिक अतिक्रमण के बीच की सीमा रेखा बेहद पतली होती है। चलिए अगली मुख्य खबर की ओर बढ़ते हैं। एक अध्ययन के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण वर्ष 2000 से हाई माउंटेन एशिया यानी HMA में बाढ़ आने की घटना में वृद्धि हुई है। इस अध्ययन में 1950 से 2023 तक हाई माउंटेन एशिया में बाढ़ की घटनाओं का विश्लेषण किया गया है। इस अध्ययन से यह निष्कर्ष निकला है कि तापमान में होने वाली वृद्धि बाढ़ की बढ़ती घटनाओं का मुख्य कारण है। आपको बता दें कि 1950 के बाद से हाई माउंटेन एशिया का तापमान प्रति दशक 0.3 डिग्री सेल्सियस की दर से बढ़ा है। आइए सबसे पहले इस अध्ययन के अन्य मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डाल लेते हैं। बाढ़ आने के समय में अनिश्चितता बढ़ रही है। बाढ़ की अधिकांश घटनाएं मानसून के दौरान होती रहती हैं, लेकिन इसके अलावा दूसरे मौसम में भी बाढ़ की घटनाएं बढ़ रही हैं। इसी के साथ तेल, कोयला और गैस के जलने से वैश्विक तापमान बढ़ रहा है, जिससे एशियाई क्षेत्र में 4 प्रकार की बाढ़ में वृद्धि हो रही है। अब ये जानते हैं कि हाई माउंटेन एशिया में बाढ़ के 4 प्रकार क्या हैं। पहला प्रकार है वर्षा के कारण बाढ़ यानी रेन या प्लूवियल फ्लड्स PF। हिमालयी क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा के कारण सतही जल अपवाह में वृद्धि और अचानक बाढ़ आना एक सामान्य घटना बन गई है। दूसरा बर्फ पिघलने से उत्पन्न बाढ़ यानी स्नोमेल्ट इंड्यूस्ड फ्लड्स SF। तापमान बढ़ने के कारण बर्फ तेजी से पिघलती है, जिससे नदी का जल स्तर बढ़ जाता है। यह प्रभाव तियान शान क्षेत्र में सबसे अधिक देखने को मिलता है। इनके अलावा हिमनदीय झील के तटबंध टूटने से उत्पन्न बाढ़ यानी ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स ग्लॉफ। हिमनदों के पिघलने या भूस्खलन के कारण हिमनदीय झीलों के तटबंध टूट जाते हैं। यह घटना कराकोरम और हिमालय क्षेत्र में आम है। और आखिर में है भूस्खलन से बनी झील के तटबंध टूटने से उत्पन्न बाढ़ यानी लैंडस्लाइड डैम्ड लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स LLOFs। भूस्खलन के कारण नदियों का मार्ग बाधित हो जाता है और अस्थायी झीलें बन जाती हैं। बाद में ऐसी झील के तटबंध टूटने से बाढ़ आती है। यह ज्यादातर हेंगडुआन पर्वतों में देखने को मिलता है। इसी के साथ आइए अब इस अध्ययन में की गई सिफारिशें भी जान लेते हैं। संवेदनशील घाटियों में वास्तविक समय पर बाढ़ की निगरानी को प्राथमिकता दी जानी चाहिए तथा सीमा पारीय खतरों से निपटने के लिए हाई माउंटेन एशिया से संबंधित देशों के बीच डेटा साझाकरण समझौतों को मजबूत करना चाहिए और साथ ही स्थानीय स्तर पर सुरक्षात्मक अवसंरचना के निर्माण सहित समुदाय आधारित बाढ़ शमन प्रयासों को बढ़ावा देना चाहिए। चलिए अगली खबर पर बढ़ने से पहले हाई माउंटेन एशिया के बारे में जान लेते हैं। इसे एशियाई वाटर टावर भी कहा जाता है। यह ताजे जल का एक महत्वपूर्ण स्रोत है क्योंकि यहाँ ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर हिम के रूप में जल का सबसे बड़ा भंडार है। आपको बता दें कि यह 10 प्रमुख नदियों में जल की आपूर्ति सुनिश्चित करता है तथा 2 अरब से अधिक लोगों का जीवन यापन इससे जुड़ा हुआ है। खास बात यह है कि इसमें तिब्बत का पठार भी शामिल है, जो पश्चिम में तियान शान, पामीर, हिंदुकुश और काराकोरम पर्वत श्रृंखलाओं, दक्षिण और दक्षिण पूर्व में हिमालय तथा पूर्व में किलियन शान से घिरा हुआ है। अहमदाबाद नगर निगम यानी AMC अपने बजट में अलग जलवायु अध्याय शामिल करने वाला पहला शहरी स्थानीय निकाय बना। इस नए अध्याय का शीर्षक सतत और जलवायु बजट यानी सस्टेनेबल एंड क्लाइमेट बजट है। इसके तहत अहमदाबाद नगर निगम यानी AMC ने 2025-26 के बजट का 1/3 हिस्सा जलवायु कार्रवाई के लिए निर्धारित किया है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत द्वारा 2070 तक नेट जीरो क्लाइमेट रेजिलिएंट सिटी एक्शन प्लान को लागू करने के लक्ष्य को हासिल करना है।
इससे पहले बृहन मुंबई नगर निगम यानी बीएमसी ने भी एएमसी की भांति जलवायु बजट प्रस्तुत किया था। इसमें 33% पूंजीगत व्यय जलवायु संबंधी परियोजनाओं के लिए निर्धारित किया गया था। सबसे पहले जलवायु बजटिंग के बारे में समझते हैं। ये एक ऐसी प्रशासन प्रणाली है जिसके तहत जलवायु प्रतिबद्धताओं को नीतियों, कार्यवाहियों और बजटीय आवंटन में प्रमुखता से शामिल किया गया है। इसके तहत शहरों की जलवायु कार्य योजना से जुड़े लक्ष्यों को बजट प्रक्रिया के साथ एकीकृत किया जाता है तथा इसके कार्यान्वयन व निगरानी की जिम्मेदारी नगर प्रशासन को सौंपी जाती है। अब शहरों के लिए जलवायु बजट का महत्व समझें तो ये जलवायु परिवर्तन के अनुकूल विकास को बढ़ावा देने, उत्सर्जन में कमी लाने और वैश्विक एवं राष्ट्रीय जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करता है। इसके कारण व्यय का विश्लेषण करके जलवायु वित्त की कमी का अनुमान लगाने में मदद मिलती है। साथ ही इससे जलवायु वित्त जुटाने वाले नवीन वित्तीय मॉडल्स को अपनाने में भी सहायता मिलती है। आगे बढ़ते हुए जलवायु कार्यवाही में स्थानीय प्रशासन की भूमिका भी समझ लेते हैं। पहली है विविध स्थानीय जलवायु कार्यवाही। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव अलग अलग क्षेत्रों की भौगोलिक और सामाजिक आर्थिक दशाओं के आधार पर अलग अलग होता है, इसलिए इनके समाधान के लिए स्थानीय उपाय अधिक प्रभावी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में बीएमसी ने शहरी बाढ़ से निपटने के लिए अपने पूंजीगत व्यय का लगभग 30% हिस्सा आवंटित किया। इसके अलावा स्थानीय प्रशासन जलवायु परिवर्तन की वजह से उत्पन्न होने वाली चरम मौसमी घटनाओं जैसे कि भूस्खलन आदि से निपटने में अग्रणी भूमिका निभाता है। साथ ही जलवायु अनुकूलन और शमन के लिए स्थानीय पारंपरिक ज्ञान का सहारा लिया जा सकता है। उदाहरण के लिए राजस्थान में जल संरक्षण के लिए कुंडी वर्षा जल संचयन प्रणाली प्रचलित है। खबर के अंत में स्थानीय निकायों के लिए जलवायु वित्त हेतु उपलब्ध तंत्र भी जान लेते हैं। ग्रीन एंड सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड्स उदाहरण के तौर पर वडोदरा नगर निगम ने ग्रीन मुनी बॉन्ड जारी किए हैं। वर्तमान में जलवायु कार्यवाही के लिए स्थानीय सरकारों को प्रदर्शन आधारित राजकोषीय हस्तांतरण किया जा रहा है। उदाहरण के लिए UNCDF यानी संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष की लोकल क्लाइमेट एडेप्टिव लिविंग फैसिलिटी लोकल प्रदूषण और सघन इलाकों पर शुल्क लगाना। उदाहरण के लिए लंदन कंजेशन चार्ज और लो एमिशन जोन्स। चलिए बुलेटिन की आखिरी खबर की ओर बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री ने मोटापा कम करने के लिए खाद्य तेल की खपत में लोगों से 10% की कटौती करने का आह्वान किया है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने बताया कि वैश्विक स्तर पर हर 8 में से 1 व्यक्ति मोटापे से ग्रस्त है और 5 से 19 वर्ष के बच्चों व किशोरों में इसके मामले 4 गुना बढ़ गए हैं। उन्होंने यह बात 2022 के WHO के आंकड़ों के आधार पर कही है। चलिए सबसे पहले मोटापे के बारे में जान लेते हैं। WHO के अनुसार मोटापा शरीर में असामान्य या अत्यधिक वसा का संचय है जो स्वास्थ्य के लिए गंभीर जोखिम पैदा करता है। आपको बता दें कि मोटापे को वर्गीकृत करने के लिए बॉडी मास इंडेक्स यानी BMI का उपयोग किया जाता है। इसकी गणना व्यक्ति के वजन को उसकी लंबाई से विभाजित करके की जाती है। 25 या इससे अधिक BMI वाले व्यक्ति को अधिक वजन वाला माना जाता है, वहीं 30 या इससे अधिक BMI वाले व्यक्ति को मोटापे की श्रेणी में रखा जाता है। मोटापे का स्वास्थ्य पर प्रभाव देखें तो इससे हृदय रोग में वृद्धि, मधुमेह, कैंसर, तंत्रिका संबंधी विकार, श्वसन संबंधी गंभीर बीमारियां आदि बीमारियां होती हैं। इसी के साथ आइए 2019 से 2021 के NFHS 5 के अनुसार भारत में मोटापे की स्थिति जान लेते हैं। कुल मिलाकर 24% महिलाएं और 23% पुरुष अधिक वजन या मोटापे से ग्रस्त हैं। वहीं अखिल भारतीय स्तर पर 2015-16 से 2019-21 के बीच 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में अधिक वजन की दर 2.1% से बढ़कर 3.4% हो गई है। चलिए अब भारत में मोटापे को बढ़ावा देने वाले कारकों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहला कारण है उच्च कैलोरी एवं कम पोषक तत्व वाले आहार, जिसमें रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट एवं सैचुरेटेड फैट्स यानी संतृप्त वसा की खपत में वृद्धि और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों तक आसान पहुंच आदि शामिल हैं, तथा भाग दौड़ वाली जीवन शैली, लंबे समय तक बैठे रहना, स्क्रीन के सामने बहुत अधिक समय बिताना, शारीरिक गतिविधियों पर बहुत कम ध्यान देना आदि एक प्रमुख कारण है। और इसके अलावा आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों का उपयोग। आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलें मानव शरीर की चयापचय प्रक्रियाओं को बाधित कर सकती हैं और वजन में अवांछित वृद्धि का कारण बन सकती हैं। अब खबर के अंत में आइए मोटापे की समस्या की रोकथाम के लिए भारत में कुछ रणनीतिक उपाय भी जान लेते हैं। सबसे पहले है पोषण अभियान, जिसके अंतर्गत बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पोषण संबंधी परिणामों में सुधार करना शामिल है।
दूसरा, फिट इंडिया मूवमेंट अर्थात सक्रिय जीवन शैली को बढ़ावा देना और दिनचर्या में फिटनेस के लिए प्रोत्साहन देना, तथा गैर संचारी रोगों यानी NCDs की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं, जिसके अंतर्गत समुदाय के सदस्यों, नागरिक समाज और मीडिया को शामिल करके व्यवहार परिवर्तन के जरिए बेहतर स्वास्थ्य को बढ़ावा दिया जाता है। इनके अलावा ईट राइट इंडिया जाने तो इसमें सभी के लिए सुरक्षित, स्वस्थ और संधारणीय भोजन सुनिश्चित करना शामिल है। और आखिर में है रूको यानी रीपर्पस यूज्ड कुकिंग ऑयल पहल, अर्थात एक बार उपयोग हो चुके खाने पकाने के तेल का सुरक्षित रूप से पुनः उपयोग सुनिश्चित करना। चलिए बढ़ते हैं हमारे खास सेगमेंट सुर्खियों में रहे स्थल की तरफ। आज हम बात करेंगे उरुग्वे की, जिसकी राजधानी है मोंटेविडियो। हाल ही में यामांडू ओरसी ने उरुग्वे के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया। अगर भौगोलिक अवस्थिति की बात करें तो यह सूरीनाम के बाद दक्षिण अमेरिका का दूसरा सबसे छोटा देश है तथा इसकी सीमाएं उत्तर में ब्राजील और पश्चिम में अर्जेंटीना से लगती हैं। वहीं इसकी समुद्री सीमा पूर्व में अटलांटिक महासागर से लगती है। चलिए बढ़ते हैं भौगोलिक विशेषताओं की तरफ। उरुग्वे की जलवायु उष्ण समशीतोष्ण प्रकार की है तथा इसके भूभाग की बात करें तो उरुग्वे के अधिकतर हिस्से में पंपास मैदान है। यह दक्षिण अमेरिका के दक्षिण पूर्वी भाग में उपजाऊ निचले भाग का एक विशाल क्षेत्र है। आपको बता दें कि पंपा शब्द की उत्पत्ति क्वेचुआ शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है समतल मैदान। यहाँ की प्रमुख नदियां रियो डी ला प्लाटा यानी पराना नदी और उरुग्वे नदी है। खास बात यह है कि उरुग्वे नदी उरुग्वे और अर्जेंटीना के बीच सीमा बनाती है। बात करें तटीय जलधाराओं की तो सबसे पहले है ब्राजील जलधारा, जो कि गर्म और उत्तर की ओर बहने वाली जलधारा है, तथा दूसरी है मालविनास जलधारा, जो कि ठंडी, पोषक तत्वों से भरपूर और दक्षिण की ओर बहने वाली जलधारा है। चलिए बुलेटिन के आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि मतदाता फोटो पहचान पत्र यानी इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिफिकेशन कार्ड EPIC नंबर में दोहराव का अर्थ डुप्लीकेट या फर्जी मतदाता नहीं है। ये स्पष्टीकरण उन मामलों में दिया गया था जहां दो अलग अलग राज्यों में समान EPIC नंबर पाए गए थे। ऐसा पहले की मैनुअल और विकेंद्रीकृत प्रक्रिया के कारण हुआ था। अब मतदाता सूची डेटाबेस को ERONET प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट कर दिया गया है। युद्ध अभ्यास डेजर्ट हंट 2025 भारतीय वायुसेना द्वारा जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन पर आयोजित किया गया। ये तीनों सेनाओं के विशेष बल का युद्ध अभ्यास है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में श्रीलंका मल्लेश्वर अभयारण्य में प्राचीन शैल कला और शिलालेखों की खोज की है। यह अभयारण्य आंध्र प्रदेश में स्थित है, जो कि पेन्नार नदी के जलग्रहण क्षेत्र में आता है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने नीति आयोग के सहयोग से स्वावलंबिनी महिला उद्यमिता कार्यक्रम शुरू किया है। ये लैंगिक रूप से समावेशी उद्यमिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। एक नए अध्ययन से पता चला है कि मंगल ग्रह का लाल रंग ग्रह की धूल में मौजूद फेरी हाइड्राइड के कारण है। पहले माना जाता था कि मंगल ग्रह का लाल रंग हेमेटाइट के कारण है। टांगानिका झील बेसिन के लिए पहल का नेतृत्व संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा किया जाएगा। इसका उद्देश्य जैव विविधता संरक्षण, सतत भूमि प्रबंधन और टांगानिका झील बेसिन में जल सुरक्षा सुनिश्चित करना है। कुर्द समूह कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी PKK ने तुर्की के साथ युद्ध विराम की घोषणा की। इस समूह ने 1980 के दशक की शुरुआत में तुर्की सरकार के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह शुरू किया था। आरंभ में इस विद्रोह में कुर्दों के लिए स्वतंत्रता की मांग की गई थी। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR की एक रिपोर्ट के अनुसार गेहूं में सेलेनियम की उच्च मात्रा से बाल झड़ते हैं। आपको बता दें कि सेलेनियम एक प्राकृतिक तत्व है जिसकी अल्प मात्रा ही मानव शरीर के लिए आवश्यक होती है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नज़र हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज के क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।